फैन बड़ा आवाज़ करता है यार। अच्छा देखें, क्योंकि आज की क्लास जो है वो सही है, आज की क्लास मर्ज है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मार्च बैच के जो स्टूडेंट्स थे मैंने उनको रीड करने के लिए दिया था, और वो था कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स स्टेजेस। तो पहले तो मार्च बैच के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हीं से पूछ लूँगी कि वो क्या पढ़कर आए, उन्होंने क्या समझा है, और अगर वो सही नहीं समझा पाए तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों को याद है कि हमने कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब समझा था। रिदल देख रही है कि ये तो टॉपिक हमने पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, ये तो पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं, है ना। रिदा ने बिल्कुल अपनी चैप्टर 4 पे आने के बाद रिदा ने पिछले सारे चैप्टर अपने जहन से निकाल लिए हैं। वेरी गुड। तो हाँ भाई ज्ञान चंद, कैपिटल फॉर्मेशन से क्या समझा आपने? ये तो बहुत गलत बात है। मैंने कल इतने भाषण दिए थे, आप लोगों को फ़ायदा क्या हुआ इस बात का कि हर क्लास में जो काम दिया जाए उसको डिले नहीं करना है, पेंडिंग नहीं करना है। नहीं, हर इंसान बिजी है, फ्री तो कोई इंसान भी नहीं है। अच्छा, ये आप तीनों आगे क्यों नहीं आ जाते? गर्मी लग रही है। सही है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपसे सुन ली ये बात, मैं आइंदा नहीं सुनना चाहूँगी इस बात को, ठीक है ना जी। ईमान, आप भी यही बोलेंगी जो ज्ञानचंद ने बोला है? हाँ, कुछ भी जो भी समझ में आया हो पढ़ने के बाद, कुछ ना कुछ तो ऐसा तो नहीं हो सकता मैं कुछ भी नहीं आया समझ में, कुछ तो आया ही होगा ना। इतनी मुश्किल बात तो यहाँ पे की ही नहीं जा रही है। और आप लोग भी पढ़ लें क्योंकि आप लोगों की बारी आने वाली है सबसे पहले, तो इसके बाद मैं रिदा से पूछूंगी। जी ईमान बोलें। कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? आपने अपना नाम क्या बताया था? सॉरी, नायाब। नायाब, आप भी काइंडली इसको रीड करके ज़रा देखें कि आपको क्या समझ में आ रही है बात। ये मैंने पढ़ाया नहीं था इन लोगों को, मैंने इनको जो है ना दिया था कि आप खुद पढ़ के आएँ और फिर मुझे समझाइएगा, फिर मैं आगे से जो है ना वो उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। जी, कैपिटल फॉर्मेशन से आपको क्या मतलब समझ में आया? कैपिटल किसे कहते हैं ज़रा ये एक दफ़ा बता दें तुम लोग, यहाँ स्लाइड से समझो अपने। जी, अब इनको करेक्ट करें ईमान कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है कैपिटल का मतलब। ईमान, कैपिटल की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने? काउंट नहीं करते हम इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल। कैपिटल ज्ञानचंद किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या है कैपिटल की? डेफिनेशन बता सकते हो? सबसे पहले अगर आप कुछ ना भी बताओ, अगर आप सिर्फ इतना बोल दो मैन मेड रिसोर्सेज, तो चले आपने कुछ तो बताया। देखिए, लैंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कैपिटल मैन मेड रिसोर्सेज हैं, और उन मैन मेड रिसोर्सेज आप करते क्या हैं? आप दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले कैपिटल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, तो आई होप कि आप लोगों के सबके जहन से निकल चुका होगा। तो कैपिटल वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं जो कि यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, इन सब की ये किसने बनाए हुए हैं? ये कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, नेचर से आपको मशीन्स नहीं मिली हैं, आपने ही इंसानों ने ही बनाई हैं, और इंसान उन मशीन्स को यूज़ करके क्या कर रहा है? दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? कैपिटल स्टॉक का एडिशन होना है इकोनॉमी के अंदर, न्यू मशीन्स
फॉर्म होना, न्यू फैक्ट्रीज बनना, ये सब क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल स्टॉक का बढ़ना, फॉर्मेशन क्या है? एडिशन को कहते हैं ना, किसी चीज़ का फॉर्म होना, किसी चीज़ का बनना, इंक्रीज होना, ये कैपिटल फॉर्मेशन है। तो हम इस स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, कैपिटल स्टॉक कैसे बढ़ता है। कैपिटल स्टॉक में एडिशन करता कौन है? इन्वेस्टर, ठीक है ना। मशीन्स को किसको ज़रूरत होती है? मशीन्स की कंज्यूमर को। कंज्यूमर तो कंज्यूम करेगा ना, प्रोड्यूस तो नहीं करेगा ना, तो प्रोड्यूसर को ज़रूरत होगी ना, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट करने की, कैपिटल फॉर्मेशन करने की। अब ये प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए ना भाई, पैसा चाहिए, ठीक है। आपको फैक्ट्री बनानी है, ऐसी बन जाएगी बस, पैसे रिक्वायर्ड है ना, यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे तो फैक्ट्री बनेगी ना आपकी। आपको मशीन चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसे चाहिए। अब ये पैसे आते कहाँ से? ये स्टेजेस बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं भाई देखें, जो इन्वेस्टर्स हैं आपकी इकोनॉमी में, जिनको कैपिटल फॉर्मेशन करनी होती है, ये कौन कहलाते हैं? बोरोवर्स। क्यों? क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? पैसे चाहिए होते हैं, इनको बोरो करना होता है। और इन इन्वेस्टर्स को पैसे देते कौन है? सेवर्स। सेवर्स कौन होते हैं? आपकी इकोनॉमी के लेंडर्स, जो पैसा लेंड करते हैं। तो बेसिकली ये इस तरीके से हो रहा होता है कि कुछ इकोनॉमी में लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम का एक पार्ट क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सेविंग डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। एक सेविंग ये कि आपने बैंक में जाके पैसा जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, ये आपकी सेविंग है। अब आपका पैसा कहाँ आ गया है? कैपिटल मार्केट में आ गया है। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर आएगा और बोलेगा कि भाई मुझे ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतने पैसे चाहिए, तो वो पैसा कैपिटल मार्केट से किसके पास चला जाएगा? इन्वेस्टर्स के पास चला जाएगा। और फिर वो इन्वेस्टर उस पैसे को क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन करेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सेविंग चाहिए। सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है ना। तो क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहले इकोनॉमी में क्रिएशन ऑफ सेविंग्स होंगी, और फिर वो सेविंग कहाँ आएगी? मोबिलाइज होके आएगी कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट भी हो सकती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो क्या होता है? जो पैसे हैं वो स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टर के पास ही तो जा रहे होते हैं। जब कोई अब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो वो क्यों इशू कर रही होती है? उसको पैसे चाहिए ना, उसको कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, उसको कोई मशीनरी चाहिए, उसको कोई फैक्ट्री बनानी है, कुछ एक्सपेंशन लेकर आनी है, तो वो शेयर्स इशू कर रही है, उसको फंड्स की ज़रूरत है। जब आप उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आप कौन कहलाएंगे? यहाँ पे सेवर्स कहलाएंगे। और आपका पैसा कैपिटल मार्केट के थ्रू, यहाँ पे कैपिटल मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के थ्रू कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टर्स के पास चला जाएगा, उस कंपनी के पास चला जाएगा, और वो कंपनी क्या करेगी? उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, उससे कैपिटल फॉर्मेशन करेगी। तो पहले सेविंग हुई, वो सेविंग कैपिटल मार्केट में आई, और थ्रू कैपिटल मार्केट वो किसके पास आई? इन्वेस्टर्स के पास आई। तुम लोग के चेहरे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत ही मुश्किल बात समझा दी है। मुश्किल बात है? कोई कन्फ्यूजन है? क्या हो गया भाई? आप तीनों रिदा, समझ में आई बात? चलें, तो हमने कल की क्लास में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक का कॉन्सेप्ट कर लिया था। और देखें भाई, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, मैं हर क्लास में तो अब क्या बार बार एक ही बात दोहराऊं, रिवीजन अगर आप लोग करके नहीं बैठेंगे क्लास में तो फ़ायदा नहीं है कोई। बस अगर आप अपना टाइम लगा रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, तो मतलब एफ़र्ट भी तो देनी है। सिर्फ टाइम और पैसा थोड़ी है, सिर्फ क्लास में आके बैठना नहीं है, अपने कुछ एफ़र्ट्स भी देनी है। मैं तो पढ़ा के चली जाऊंगी, आप अगर बाद में उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, अपने जहन में उसको याद नहीं रखेंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछेंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? तो आप लोगों की एफ़र्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज हमने अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। मैं यूजुअली ये कहती हूँ कि चैप्टर 1 2 सेक्शंस में डिवाइड है। एक सेक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट है,
और दूसरा सेक्शन एक तरीके से चैप्टर जो आपकी स्टडी टेक्स्ट है उसमें तो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमिक सिस्टम से, लेकिन अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पीपीएफ से जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है, तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ, क्या डेफिनेशन है? सबसे पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है। यार इस फैन की वजह से ना बड़ा डिस्टर्बेंस सी हो रही है। आप लोगों का आवाज़ सही से क्लियर बिल्कुल है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? देखिए भाई डेफिनेशन पढ़ें। सबसे पहले कह रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर demonstrates those baskets of goods which can be produced when all scarce resources of an economy are employed efficiently। क्या मतलब हमें समझ में आया? किसी भी इकोनॉमी का अगर हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर निकालना है तो इसका मतलब ये है कि वो इकोनॉमी अगर अपने सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करे तो वो कौन से कॉम्बिनेशंस हैं गुड्स के जो वो प्रोड्यूस कर सकती है। इसको मज़ीद आसान तरीके से समझते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब एक इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है तो वो मैक्सिमम कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है, यानी उसका पोटेंशियल क्या है। हर इकोनॉमी का एक पोटेंशियल है ना, कि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, वो कितना मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में। देखिए फ्रंटियर की जो टर्म है ना, फ्रंटियर की टर्म हमें क्या बता रही है? फ्रंटियर की टर्म हमें बताती है भाई आपका मैक्सिमम एक्सटेंड क्या है, एक बाउंड्री है। फ्रंटियर क्या बता रही है भाई? एक बाउंड्री है जहाँ तक आप जा सकते हैं जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो बाउंड्री क्या है, वो कंस्ट्रेन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज तो हम अनलिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम फाइनाइट एक अमाउंट है जो कि हम गुड्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक इकोनॉमी अगर अपने सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करती है, एफिशिएंटली यूज़ करने से क्या मुराद है? यानी जो चीज़ जिसको बनाने में जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वही रिसोर्सेज लगाए, ठीक है, और उन रिसोर्सेज को प्रॉपर फुली यूटिलाइज करे। एफिशिएंट का मतलब हमने समझा था ना, एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि अगर आप अपने इनपुट्स को यूज़ करके 100 यूनिट्स बना सकते हैं लेकिन आप 100 यूनिट्स नहीं बना रहे, 80 यूनिट्स बना रहे हैं, तो आप एफिशिएंट नहीं कहलाएंगे। आप इनएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना, जितनी उनकी कैपेसिटी है उनको फुल यूज़ करना, ये एफिशिएंट यूज़ कहलाता है। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें, अगर आप एफिशिएंट हैं, देखिए रैशनल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेकिन एक रैशनल प्रोड्यूसर वही है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करे मिनिमम कॉस्ट पे, यानी अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करे और प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करे। अपने इनपुट्स को ऐसे यूटिलाइज करे कि उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके एट मिनिमम कॉस्ट, वो रैशनैलिटी कहलाएगी, ठीक है ना। तो कितने बास्केट ऑफ गुड्स एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, कहाँ तक मैक्सिमम वो जा सकती है, ये उसकी क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एक बाउंड्री, हम इवन जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो बाकायदा आपको एक बाउंड्री हम बनाएंगे कि ये वो बाउंड्री है जहाँ तक ये इकोनॉमी जा सकती है, इससे बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी इकोनॉमी में कैपेसिटी नहीं है, इतनी इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? स्पेशली जो फर्स्ट मार्च बैच के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर एक इकोनॉमी अपने सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे तो वो मैक्सिमम कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। नंबर 1,
देखिए हमने एक 3 क्वेश्चंस हैं जो हर इकोनॉमी फेस करती है, बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। उनमें पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। हर इकोनॉमी इस क्वेश्चन का आंसर करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे कि मैं आपको अक्सर इस बात की एग्जांपल देती हूँ कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने बजट का एक पार्ट डिफेंस पे ज़्यादा लगा देती है तो उससे लोग क्या बोलते हैं कि यार पाकिस्तान ने इस दफ़ा अपने बजट का अच्छा खासा पार्ट तो डिफेंस पे लगा दिया। तो लोगों को क्या मसला है कि जो बजट है गवर्नमेंट का वो अनलिमिटेड तो नहीं है, वो लिमिटेड है। तो अगर आप एक जगह पर ज़्यादा लगा दोगे तो दूसरे सेक्टर्स पे आप ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, दूसरे सेक्टर सफ़र करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, एक ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस। आप ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हैं। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है, टू गेट समथिंग वी मस्ट फॉरगो समथिंग। हम बात कर रहे थे अपनी क्लास में ज्ञानचंद कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि यार मैं बिरयानी लूँ या बर्गर लूँ, तो यू आर फेसिंग अ ट्रेड ऑफ। अगर आप बिरयानी ले लेंगे तो बर्गर छोड़ना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि इनकम लिमिटेड है ना, ठीक है ना, जेब में 400 रुपये हैं। अब या तो बर्गर आ सकता है या बिरयानी आ सकती है, दोनों चीज़ें नहीं आ सकती। तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हैं। एक ले लिया तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पीपीएफ का जो कॉन्सेप्ट है, पीपीएफ समझने से पहले पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि हर इकोनॉमी लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से क्या फेस कर रही होती है, ट्रेड ऑफ। डिफेंस पे ज़्यादा लगा दिया, कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा लगा दिया तो कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है ना। हर जगह पे आप एक ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हो। सेकेंड चीज़, जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है, चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है। आपको अपनी प्रेफरेंस सेट करनी पड़ती है। मेरी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है ना, मेरे लिए इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है, कहाँ अपने रिसोर्सेज लगाऊं। इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको लगता है कि यार मेरी इकोनॉमी में एजुकेशन सेक्टर बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा लगाओगे। जैसे कि हम पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान तकरीबन डिकेड से, सदियों से जो है ना, पाकिस्तान अपने बजट का सिर्फ तकरीबन 2%, सिर्फ 2% ऑलमोस्ट एजुकेशन सेक्टर पे लगा रहा होता है। तो इससे हमें पता लगता है ना पाकिस्तान के लिए एजुकेशन सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि जीडीपी का सिर्फ 2% एजुकेशन सेक्टर पे एलोकेट किया जा रहा है। तो ये आपकी चॉइस बता रही है, आपकी प्रेफरेंस बता रही है। जिस चीज़ पे आप अपने बजट का, अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा लगाएंगे वो आपकी चॉइस बताएगी कि आपने इस सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ आपने चॉइस मेकिंग करनी है, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना लगाना है। थर्ड चीज़ आ जाती है जो मैंने अभी भी बताई कि रिसोर्सेज के 2 तरह के यूजेस हैं। एक यूज़ क्या कहलाता है, एफिशिएंट यूज़, एक क्या कहलाता है, इनएफिशिएंट यूज़। एफिशिएंसी स्टेट्स दैट द मैक्सिमम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस अ सोसाइटी इज अचीविंग, कि अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके सोसाइटी क्या कर रही है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी कि आप एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का। जबकि इनएफिशिएंसी का क्या मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज। मिसाल कोई दे सकता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? तुम दोनों नहीं बताओगे, मना है। माशाल्लाह हमारे 3 बैचेस कंबाइन हैं। रिवाइज करना था ना, चलो तुम लोग का रिवीजन ऐसे ही हो गया, मेरी बचत हो गई। हाँ जी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की कोई एग्जांपल इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, कोई सिंपल सी, कोई बहुत टेक्निकल? हाँ, वर्कफोर्स हमारी, देखिए वर्कफोर्स में कौन कौन से लोग आ जाते हैं, वो सारे जो काम करना चाह रहे हैं, who wants to work, और जिनकी एज, जाहिर है वर्कफोर्स की डेफिनेशन है, आई थिंक 18 से आपकी एज ज़्यादा होगी, कोई एक एज लिमिट है ना, ठीक है ना। उससे कम पे अगर आप हैं और आप कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप अनएम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से रिटायरमेंट की एक एज है ना, 65 हो गई है या 60 है? 60 है, 60 एज है। अब एक बंदा 65 की एज में काम नहीं कर रहा तो वो अनएम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, वो वर्कफोर्स का पार्ट ही नहीं रहा। तो वो लोग जो वर्कफोर्स में हैं, अगर वो सारे के सारे एम्प्लॉय हैं, इट मीन्स यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, फुली यूटिलाइजेशन हो रही है।
लेकिन वर्कफोर्स में से अगर 50% वर्कफोर्स वो है उन लोगों की है जो काम करना चाह रहे हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉय। तो इसका मतलब ये है कि भाई लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, बट यू आर नॉट यूजिंग योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। ऐसे बहुत से रिसोर्सेज अभी हैं जिनको यूज करके आप अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये अंडर यूटिलाइजेशन की एग्जाम्पल है। फोर्थ पॉइंट क्या है समझने के लिए कि आपकी इकोनॉमी ग्रो भी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान मैक्सिमम अपने अगर सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करे तो इतने ट्रिलियंस वैल्यू के गुड्स बना सकती है। तो वो जो भी वैल्यू मेरे पास आ रही है, जो एक मेरा अंदाज़ा है कि भाई अगर पाकिस्तान सारे रिसोर्सेज को यूज़ करे तो मैक्सिमम यहाँ तक इतनी वैल्यू के गुड्स बना सकती है। तो वो वैल्यू क्या मतलब हमेशा वही रहेगी? नहीं। क्या रिसोर्सेज हमारे उतने ही रहते हैं? क्या कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती? कैपिटल स्टॉक नहीं बढ़ता? बिल्कुल बढ़ता है। क्या लेबर फोर्स नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती है। क्या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं आती? बिल्कुल आती है। ये सारे रिसोर्सेज का बढ़ना, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आना, ये क्या करता है? हमारी एबिलिटी टू प्रोड्यूस बढ़ा देता है, इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ा देता है। कि पहले इकोनॉमी मैक्सिमम इतने गुड्स बना सकती थी, लेकिन अब क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, तो अब इकोनॉमी ने क्या करा है? ग्रोथ आई है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या कहलाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कब आती है? जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए ओवर टाइम। और ऐसा कब होता है? थ्रू इन्वेंशंस, इनोवेशंस, डिस्कवरीज, ठीक है ना। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ा हुआ है, मैंने उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ली नहीं की। और उसकी रीज़न ये है कि उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये स्लोप के हवाले से बात है, तो इसको जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। इस स्लाइड में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। पीपीएफ का एक आइडिया हुआ, फुल आइडिया जब होगा जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी कि अच्छा पीपीएफ हमें ये बता रही है। अभी एक जनरल आइडिया हुआ कि पीपीएफ हमें क्या बता रहा है कि अगर एक इकोनॉमी अपने सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करती है तो वो मैक्सिमम कितने गुड्स एंड सर्विसेज बना सकती है, ये पीपीएफ हमें बता रहा है। यानी इन अदर वर्ड पीपीएफ आपको क्या बता रहा है? इकोनॉमी का मैक्सिमम पोटेंशियल बता रहा है पीपीएफ, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर है कि हम इकोनॉमिक्स में हमेशा हमारा जो है वो एक ही तरीक़ेकार है कि जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको 3 तरह से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। कौन से 3 मेथड्स हैं? नंबर 1, हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई ये थ्योरी कहती क्या है। जैसे कि हमने डेफिनेशन देखी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। अच्छा, पेपर पर्सपेक्टिव से बता दूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की डेफिनेशन भी आ चुकी है पेपर में, ठीक है। जैसे कि एक डेफिनेशन आई जिसमें उसने क्या किया कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे दी, ठीक है ना, यहाँ ब्लैंक दे दी। तो डेफिनेशंस को भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। डेफिनेशन भी समटाइम फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने जब स्टेटमेंट देख ली पीपीएफ की कि पीपीएफ हमें क्या बताता है, तो दूसरा तरीका क्या है कि आप उसी को ज़रा शेड्यूल की फॉर्म में तो दिखाएं, क्योंकि हमें उसका ग्राफ बनाना है, एक पिक्चर दिखानी है हमें उसकी। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इकोनॉमी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होती है वो हज़ारों में होते हैं। कोई भी इकोनॉमी 2, 3, 4, 5 चीज़ें नहीं बना रही होती। हाँ भाई, पाकिस्तान कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी सर्विसेज जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम ग्राफ में आ जाते हैं तो एज एन इकोनॉमिस्ट हमें पता है कि हम हर जगह पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट फेस कर रहे होते हैं। और ग्राफ के अंदर कंस्ट्रेंट क्या है कि हम ग्राफ सिर्फ 2 डायमेंशनल ग्राफ बना सकते हैं। 2 डायमेंशनल समझ में आता है भाई? ग्राफ के सिर्फ 2 एक्सिस बना रहे होते हैं। ये जब मैं जनरल क्वेश्चंस पूछूं तो मेरा जो है ना मार्च बैच से मुखातिब होंगे, आप लोग मत समझें इसको क्या हो गया, इतनी जनरल बातें पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम ग्राफ इनको करवाऊंगी, तो इसलिए तो ग्राफ से जब हमारी बात आती है तो ग्राफ में जनरली जो हम ग्राफ बनाते हैं वो 2 एक्सिस ग्राफ होता है, 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है। एक एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस होता है। जनरली ग्राफ 2 डायमेंशनल बनता है,
ठीक है ना। और भी होते हैं 3 to 4 डायमेंशनल भी होते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए 2 डायमेंशनल ग्राफ बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 डायमेंशनल है तो गुड्स का क्या करें। तो यहाँ पे एक अजम्पशन है कि हम यहाँ पे कौन सा मॉडल ले रहे हैं, 2 गुड्स मॉडल, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी सिर्फ 2 तरह की चीज़ें बना रही है, जो कि ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक सी बात है। लेकिन हम कहते हैं जब हमें 2 गुड्स मॉडल से बात समझ में आ जाती है तो मोर देन 2 गुड्स से भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी क्योंकि कंस्ट्रेन है ग्राफ के अंदर कि हम सिर्फ 2 डायमेंशनल ग्राफ बना सकते हैं, तो यहाँ पे एक अजम्पशन ली गई ये 2 गुड्स मॉडल। लेकिन यहाँ पे जो मैं 2 गुड्स ले रही हूँ वो थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी के ले रही हूँ, ठीक है ना। जैसे कि कैटेगरी इस तरीके से बन सकती है कि 2 गुड्स में आप एक ले रहे हो कंज्यूमर गुड, दूसरा ले रहे हो कैपिटल गुड। इनका कोई डिफरेंस बताएगा मुझे, बड़ा अच्छा लगेगा अगर कोई बता दे तो। कोई भी बता सकता है, एनीवन। कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में काम आते हैं। कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है। कंज्यूमर गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिनको डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे होते हैं टू सेटिस्फाई योर नीड। कंज्यूमर जब कोई चीज़ खरीदता है तो इसलिए खरीदता है कि इससे कोई प्रोडक्शन करेगा, आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, तो वो कंज्यूमर है ही नहीं। कंज्यूमर का मतलब क्या है, वो जो कंज्यूम करे, अपनी नीड सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि कंज्यूमर अपनी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए ले रहा होता है। कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, हम अभी भी डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं, वो चीज़ें जिनके थ्रू आप दूसरी चीज़ें बना रहे होते हो, रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो लेट्स से एक इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा पार्ट कंज्यूमर गुड पे लगा रही है, या लेट्स से एक एक्सट्रीम एग्जांपल लें, सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड को बनाने पे लगा दिए, तो कैपिटल गुड्स के लिए तो कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो अगर आप कंज्यूमर गुड पे ज़्यादा रिसोर्सेज लगा दोगे, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वी आर फेसिंग ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्यों फेस कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो दूसरी चीज़ के लिए रिसोर्सेज क्या बचेंगे, कम, तो दूसरी चीज़ कम प्रोड्यूस कर पाओगे। अब अगेन ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। अगर आप कंज्यूमर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो अभी करंट कंजम्पशन तो आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ओवर द टाइम जब आप मशीनरीज वगैरह को यूज़ करते हो तो वो क्या हो जाती हैं, डेप्रीशिएट हो जाती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फ्यूचर में प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास मशीन ही नहीं होगी, क्योंकि आपने रिसोर्सेज ही नहीं लगाए थे कैपिटल गुड्स पे। तो करंट कंजम्पशन तो ज़्यादा हो गई, बट फ्यूचर कंजम्पशन क्या हो गई, कम हो गई। तो आप समझ रहे हैं, ये भी एक ट्रेड ऑफ है जो इकोनॉमी फेस कर रही है बिटवीन करंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन। तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर गुड की कैटेगरी से ले रही हूँ वीट, और कैपिटल गुड की कैटेगरी से ले रही हूँ मशीन। समटाइम आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर देखेंगे कि उन्होंने एग्जाम्पल ली हुई होती है गन और बटर की। देखा है कभी आपने, पीपीएफ के अंदर अक्सर एग्जाम्पल ली हुई थी गन और बटर की। तो ये क्या बता रहा था, गन डिफेंस की कैटेगरी बता रहा है। अगर आप गन की प्रोडक्शन ज़्यादा करें इट मीन्स आप डिफेंस पे ज़्यादा लगा रहे हैं, और बटर पे यानी बेसिक नीड्स पे ज़्यादा लगा रहे हैं आप, ठीक है। तो वो कैटेगरी इस तरीके से आपको समझ में आएगी, बात आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे एक शेड्यूल बना रही हूँ, ये सब प्लीज़ साथ साथ करिएगा ताकि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू कंस्ट्रेन, ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से जो कंस्ट्रेन है, हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही गुड्स ले रहे हैं, 2 गुड्स मॉडल ले रहे हैं, जिसमें हम एक वीट ले रहे हैं, दूसरा मशीन ले रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एक इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज मशीन बनाने में लगा दे, एक्सट्रीम फॉर्म में ऐसा कोई भी नहीं करेगा, बट पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है ना, ठीक है ना। तो अगर एक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज मशीन बनाने में लगा दे तो उसकी वीट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी। अगर आप अपने सारे रिसोर्सेज मशीन पे लगा दें तो एक कोई ना कोई नंबर आएगा ना आपके पास कि अगर आप अपने सारे रिसोर्सेज एक ही चीज़ पर लगा दें तो मैक्सिमम वो चीज़ कितनी बन सकती है। तो हम यहाँ पे एक नंबर ले रहे हैं कि लेट्स से
अगर एक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज मशीन पर लगा रही है तो वो 15 यूनिट्स मशीन के बना सकती है। हाइपोथेटिकल फिगर है, जस्ट समझाने के लिए। वीट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, 0। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि इकोनॉमी डिसाइड करे कि वो वीट की कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को बढ़ाने का, प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, कंजम्पशन की बात नहीं हो रही। तो अगर ये इकोनॉमी डिसाइड करे कि वीट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो इसने कैसे बढ़ाई होगी, मशीन से रिसोर्सेज निकाले होंगे और उसको वीट में लगाया होगा। तो जब आपने मशीन से रिसोर्सेज निकाले, मशीन की प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज निकाल के वीट पे लगाए, तो वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई, पर मशीन की प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये देखें कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं हमारे पास, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और ये सारे कॉम्बिनेशंस को बताते हुए मैं बार बार क्या बात कर रही हूँ कि इकोनॉमी सारे रिसोर्सेज लगा रही है। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, जिनमें आप अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो। कोई रिसोर्स अंडर यूटिलाइज नहीं है, अनएम्प्लॉय नहीं है, ठीक है ना। अगेन सी पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर मैं वीट के मज़ीद 1 यूनिट बढ़ाऊं तो मशीन की प्रोडक्शन मज़ीद क्या होगी, कम होगी। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए ना, ये 13 क्यों नहीं हुई, 12 क्यों हुई, तो ये तो समझाना है मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, कि सिर्फ डिक्रीज़ नहीं हो रही बल्कि उसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेरी गुड। सिर्फ मशीन की प्रोडक्शन कम नहीं हो रही, सेम रेट से नहीं कम हो रही, यानी हर दफ़ा 1 से नहीं कम हो रही, पहले 1 से कम हुई, दूसरी दफ़ा कितने से कम हुई है, 2 यूनिट से। उसकी कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई लॉजिक है उसके पीछे। फोर्थ पॉसिबिलिटी, हमने वीट की प्रोडक्शन बढ़ाई, अब ज़रा क्विक कर लेते हैं इसको। मशीन की प्रोडक्शन 9 हो गई, रिड्यूस होके। ए और एफ क्या है आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। ए में हम कह रहे हैं मैंने सारे रिसोर्सेज मशीन पे लगा दिए हैं तो वीट की प्रोडक्शन 0 हो गई है। एफ कॉम्बिनेशन क्या है, अगर सारे रिसोर्सेज मैंने वीट पे लगा दिए हैं तो मशीन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, 0। क्या आप लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं, मर्जी है। अच्छा, ग्राफ बनाते हुए क्योंकि इस शेड्यूल में कोई भी फैक्टर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्सप्लेन कर दूं। डिपेंडेंट फैक्टर क्या होता है, जो कि किसी और की वजह से इफेक्ट आ रहा हो जिसके ऊपर। यहाँ पे कोई डिपेंडेंट फैक्टर या इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, तो आप वीट और मशीन को किसी भी एक्सिस पर प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन जनरली रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि जो वेरिएबल आपको 1 से जिसमें चेंज दिख रहा होता है ना, उसको आप कहाँ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर। एक्सप्लेन करना बेहतर हो जाता है कि जब ये 1 यूनिट से बढ़ा तो इसके कितने यूनिट कम हुए, ठीक, एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाती है। तो दोबारा बता रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप वीट को जहाँ भी प्लॉट करें, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, लेकिन बेहतर क्या है कि आप वीट को कहाँ प्लॉट करना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। जब आप प्लॉट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाएगी। तो नायाब, आप भी प्लॉट करने की कोशिश करो। शेड्यूल आपके सामने, फर्स्ट क्लास है तो क्या हुआ, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, कुछ ना कुछ लिखना तो है ना हमें। मैं यहाँ पे सिर्फ लेबलिंग कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले खुद प्लॉट कर लें, मैं देख लूँ आप लोगों के पास कैसा ग्राफ बन के आ रहा है। शेड्यूल मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है, तो शेड्यूल को देखते हुए ग्राफ प्लॉट करें और फिर बताएं कि कैसा बन रहा है।
अच्छा एक काम करो, हन्नान आप हुज़ैफ़ा की जगह पे आ जाओ, हुज़ैफ़ा हन्नान की जगह पे आ जाए। हुज़ैफ़ा ज्ञानचंद को गाइड करना ग्राफ बनाते हुए कैसे करना है। ये सीनियर है भैया आपके। हन्नान को, हन्नान वैसे भी उनके मुकाबले में कम जूनियर हैं, तो इसलिए ये उसके हाथ से ग्राफ लेकर ग्राफ बनाने नहीं लग जाना, वो बनाएगा खुद, आपको बस गाइड करना है अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा हो। हुज़ैफ़ा इसको ये बात समझाना कि शेड्यूल में जो फिगर्स हैं वो एज इट इज़ प्लॉट नहीं करते। क्या हुआ? मिल गया उसको, सिर्फ लाइंस ही तो खींचनी है, वो उसके लिए तो ज़रूरत ही नहीं है कर्व के लिए। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनका नाम मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। सना जुनेद, तो अच्छा चलिए इन्होंने तो फ़िलहाल अभी लेफ़्ट करा है। जील कुमार, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस करा है आपका नाम, तो आप फ़र्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, आपकी फ़र्स्ट क्लास है या आप पहले क्लास ले चुके हैं? और आप मार्च बैच के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जनवरी में तो मैंने आपको नहीं देखा। अच्छा खैर, जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है और जिनकी फ़र्स्ट क्लास है, उनको सिर्फ मैं अभी ये बोलूँगी कि आप ये ट्राई करें कि ये शेड्यूल जो आपके सामने बना हुआ है इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। और ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आपने लेना है वीट, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश करिएगा, चाहे भले ना बने लेकिन एक ट्राई करिएगा। ये आपके सामने मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है और इस शेड्यूल की हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस पे आप वीट की फिगर्स लें और वाई एक्सिस पे आप मशीन की फिगर्स लें और देखें आपके पास कैसे ग्राफ बनकर आ रहा है। जैसे वीट जब 1 है तो मशीन की वैल्यू 14 है, वीट जब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो मशीन 15 है। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आते रहेंगे। ईमान बनाया आपने? मुझे दिखा सकते हो लाकर? चलें, ये आप शायद हमारी पहली क्लास ले चुकी हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया है, सही है। अच्छा ये कॉम्बिनेशन लास्ट क्या था जब आप 5 फीट, ये वाला कॉम्बिनेशन क्यों नहीं मिला हमें? ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है भाई। जब आपने कहा तो आप ये कॉम्बिनेशन है तो ये भी एक तो कॉम्बिनेशन है। जब आप वीट के 5 यूनिट बना रहे हैं और वीट के 0 बना रहे हैं तो ये स्टार्ट भी तो यहाँ से होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो मसला है ना। देखिए आपने क्या गलती करी है। 4 पे 5 है, ठीक है। असल में आपने बहुत डिफरेंस जो है ना वो इसका ले लिया ना। और देखिए मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है इसमें आपने क्या गलती करी है, मैं आपको बताऊं। आपने 5 बीच में लिख दिया, अब ये 5 है कहाँ? ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये कहाँ है? यहाँ है। तो इतनी मुश्किल करने की क्या ज़रूरत थी? लाइंस बनी नहीं है ना, तो इनमें से किसी लाइंस पे यानी एक प्रॉपर डिस्टेंस ले लेती ना कि भाई 2 बॉक्स का डिस्टेंस लेकर मैं 5 लूँगी और फिर 2 बॉक्स का डिस्टेंस लेके मैं 10 लूँगी और फिर 2 बॉक्स का डिस्टेंस लेके मैं 15 लूँगी, ग्राफ सही बन जाएगा। क्योंकि अभी आपने यहाँ 5 लिया, उसके नतीजे में यहाँ 4 लिया, ठीक है। यूँ बन ही नहीं पाएगा आपका ग्राफ। ये देखिए ना अजीब सा हो रहा है। इसको आप करेक्ट करें फिर आप देखें आपका ग्राफ कैसा प्रॉपर बनता है। ट्यूसडे से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, और देखिए क्लासेस ऑनलाइन भी हो रही हैं, क्लासेस कैंपस के अंदर भी हो रही हैं,
वो आपका आपके ऊपर है कि आप कौन सा मोड जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए फिजिबल है। अच्छा, क्लासेस किस टाइम हो रही हैं, वो टाइमिंग्स तो जो है वो फेसबुक पे जो एसटीटी का पेज है वहाँ पे भी शेयर हो रही होती हैं टाइमिंग्स, और एक जनरल ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे भी शेयर हो रही होती हैं टाइमिंग्स। तो आप फेसबुक पेज को जो है ना वो फॉलो कर लें, उस पेज पे उसको लाइक कर दें ताकि, और उस पर देखते रहें डेली शेड्यूल, तो उस पर डेली आ रहा होता है कि किस टाइम क्लासेस होंगी। अदरवाइज़ आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिन आपको किसी ग्रुप में ऐड कर देगी, वहाँ पे टाइमिंग्स आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। और जो आज हमारी 3rd क्लास है मार्च बैच की, इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई हैं वो दोनों क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड हुई हैं, तो वो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपकी एक बेसिक बन जाए। हाँ भाई, आपने बना लिया? कैसा ग्राफ बना आपका, दिखाएं। ठीक है, कर्व जब बनता है जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, तो इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, मैं बस एक नज़र देख लूँ। ठीक है, बनाने का मकसद क्या है, क्या मतलब, मैं बता, ग्राफ की क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ग्राफ क्यों बनाते हैं। देखो, हाँ, इकोनॉमिक्स में आप हर टॉपिक के अंदर ग्राफ देखोगे। रीज़न ये है कि हम ये कहते हैं कि ग्राफ जो है ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ना पता हो, सिर्फ ग्राफ देखकर आपको एक पिक्चर पता चल जाती है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ। जैसे कि मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि आप क्रिकेट अगर देखें, ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल आपने 10 ओवर के बाद क्रिकेट ज्वाइन करा, देखना स्टार्ट करा, आपके पास एक ग्राफ बना हुआ आता है, ठीक है, वो ग्राफ आपको पूरी पिक्चर बता देता है, पिछले ओवर्स में क्या हुआ, पूरी कहानी आपको पता चल जाती है उस ग्राफ से। तो हम कहते हैं ग्राफ से 1000 वर्ड्स। तब एक दफ़ा आपको उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, फिर आप कॉन्सेप्ट पीछे देखिए या नहीं देखिए, आप ग्राफ देखकर आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ जो 2 वेरिएबल्स हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको ग्राफ देखकर पता चल जाती हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसको ज्वाइन कर लो। हाँ, ये आप जो है ना क्लास के बाद मुझसे आके प्रॉपर बात कर लेना, मैं यहीं हूँ। हाँ, क्लास एंड करूँगी, मैं आपको बोलूँगी आप आ जाओ, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूँगी। डन। चलें भाई, सदफ ने भेजा है मुझे ग्राफ, में देख लेती हूँ। हाँ भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ, किसका क्या रिलेशन है, स्कार्सिटी का मतलब पता है क्या है, हम इसमें सिर्फ स्कार्सिटी दिखा रहे हैं इस वक्त, और क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जब हम वीट की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें मशीन की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्यों, तुम्हारी एक फैक्ट्री है, तुम उसमें 2 चीज़ें बना रहे हो, ठीक है ना, ट्यूबलाइट बना रहे हो और एनर्जी सेवर बना रहे हो, सही है। तुम्हें पता चलता है यार मार्केट में ना अभी एनर्जी सेवर की डिमांड बड़ी ज़्यादा चल रही है, तुम चाहोगे एनर्जी सेवर बनाऊँ मैं ज़्यादा, कैसे ज़्यादा बनाओगे, तुम बोलोगे ट्यूबलाइट बनाने में जो वर्कर लगाए हैं ना उनको बोलोगे ज़रा यहाँ से आकर ट्यूबलाइट बनाना छोड़ो, अभी आजकल एनर्जी सेवर की बड़ी डिमांड है, एनर्जी सेवर पे लगा दोगे लेबर्स को। जब तुम एनर्जी सेवर पे लगाओगे तो एनर्जी सेवर की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना, बट ट्यूबलाइट की प्रोडक्शन क्या होगी, तो इसमें हम और क्या बात कर रहे हैं। ग्राफ तो बाद में आता है ना, ग्राफ की तो ना मैंने ग्राफ समझाया ना मैंने कोई बात करी, तो पहले से उस चीज़ को लेकर परेशान क्यों रहे हो जो मैंने समझाई नहीं। मैंने तो अभी सिर्फ एक बात करी कि ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ सिंपल फिगर्स ली हुई है ना अपने ऊपर, जहाँ एक्स और वाई एक्सिस दोनों ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन किसे कहते हैं, जहाँ दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 0। अब वीट की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, अगर मैं यहाँ पे 5 4 3 2 1 प्लॉट कर लूँ तो ये सही रहेगा, 0 के बाद 5 आएगा या 0 के बाद 1 आएगा, 1 आएगा। तो इतना भी पता है आपको, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मसला आ कहाँ रहा है। देखें, बार बार कह रही हूँ, अगर आप अपने आप को इस तरीके से सोच लेंगे ना कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा, पैनिक करने से कुछ भी नहीं आता, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। 1 प्लॉट देखें, वो भी फर्स्ट टाइम कर रही हैं, वो भी फर्स्ट टाइम कर रही हैं, ठीक है, उनको उन्होंने गाइड करा, आपको भी मैंने गाइड करने के लिए एक स्टूडेंट को बोल दिया, लेकिन
अब आप देख लें, आपने 0 से 1 के दरमियान 2 बॉक्स का मैंने डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, 2 कॉलम्स का डिस्टेंस लिया हुआ है मैंने, तो 1 से 2 के दरमियान भी मैं कितना डिस्टेंस लूँगी, इतना ही लूँगी। 2 से 3 के दरमियान भी मैं, ऐसा नहीं करना कि 1 से 2 के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया और 2 से 3 के दरमियान डिस्टेंस कम ले लिया, इलॉजिकल सी बात है ना। इनके दरमियान भी 1 का डिफरेंस है, इनके दरमियान भी 1 का डिफरेंस है, तो डिस्टेंस भी तो सेम होना चाहिए ना जब डिफरेंस 1 का है। 3 से 4 5, ये कर लिया आपने। अब आप आए शेड्यूल पे, आपने बोला मशीन की फिगर्स क्या है, 15, 14, 12, 9, इन सब के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है क्या? 15 माइनस 14 कितने का डिफरेंस है? 1 का। 14 माइनस 12 कितने का डिफरेंस है? 2 का। 12 माइनस 9 कितने का डिफरेंस है? 3 का। 9 माइनस 5 4 का। 5 माइनस 0 5 का। जब इन सब के दरमियान का डिफरेंस सेम नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ ग्राफ में जाके प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैंने बोला अच्छा मशीन में छोटा नंबर क्या है, 5 है, तो 0 के बाद ना 5 प्लॉट कर लेती हूँ, और 5 के बाद मैं इतनी ही डिस्टेंस से 9 प्लॉट कर लेती हूँ, और इतनी ही डिस्टेंस से मैं 12 प्लॉट कर लेती हूँ। मैं क्या गलती कर रही हूँ? मैं ये गलती कर रही हूँ कि 0 से 5 के दरमियान डिफरेंस क्या है? 5 का, लेकिन 9 और 5 के दरमियान कितना डिफरेंस है उसको बताने दो। 12 और 9 के दरमियान कितना डिफरेंस है? तो जब डिफरेंस सेम नहीं है तो इनका डिस्टेंस कैसे सेम हो गया? गलती हो गई ना हमसे। हमने क्या करना है, हमने बोला ज़रूरी नहीं है कि भाई शेड्यूल में जो वैल्यूज़ हो वो एज इट इज़ ही प्लॉट करनी हो। अगर आपने डिफरेंस को सेम बनाना है, कैसे? मैंने बोला अगर मैं 3 का डिफरेंस ले लूँ, 3 से स्टार्ट लूँ, और 3 के टेबल में कहाँ तक जा सकते हैं? 15 तक जा सकते हैं ना। 3 5 ज़ा 15। किस खुशी में भाई? किस खुशी में? सर नाम भी है। अच्छा, हुआ क्या है? पेपर होगा भाई। अच्छा अच्छा, चले मैं खा लेती हूँ, बाद में पता करेंगे भाई। थैंक यू। आजकल यार मिठाइयाँ बड़ा मिल रही हैं भाई, रोज़ कैलोरीज। या गुलाम रसूल, ये ज़्यादती है। गुलाम रसूल को याद ही नहीं है कि है क्या। गुलाम रसूल को ने बस मिठाई लेकर आ गए हैं। अब हम बाद में पता करेंगे कि हुआ क्या है। ठीक है, चलें आ गया आप समझ में। अब देखो मैंने प्लॉट करा, चलो अच्छा है, तुम्हारे बहाने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, उनको समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने 3 का टेबल पढ़ लिया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। डिस्टेंस सेम रखा है, डिफरेंस सेम रखा है, हो गया। अब मुझे बताओ, शेड्यूल बनाया हुआ है तुमने अपने पास? तो देखो ना उसको। अच्छा भाई, कोई मुझे बताए, जब मैं वीट के 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मशीन के कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ? 15। ऊपर शेड्यूल में लिखा हुआ है, अपने पास से कोई बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब वीट के 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मशीन के 15 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास। ज्ञानचंद इधर देखते रहो। बी कॉम्बिनेशन ये था कि मैं वीट के 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ और मशीन के 14 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, राइट। अब मैंने कहा कि यार 14 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, 12 और 15 के दरमियान 14 आता है ना। तो आपने बोला भाई 12 से इतना डिस्टेंस 13 का हो जाएगा, इतना 14 का हो जाएगा। आ गया 14। जब मैं मशीन के यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो वीट के कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1। ये आ गया पॉइंट, ठीक है। फिर जब मैं वीट के 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मशीन के कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ? 12। ये एक आ गया पॉइंट। जब वीट के 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मशीन के कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ? 9। सही है ना।
और जब वीट के 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मशीन के कितने, 5 यूनिट। अगेन मुझे यहाँ पे 5 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि मैं वीट के 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ और मशीन का कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी, मशीन वाई एक्सिस पे लिया हुआ है 0। इन सारे पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। हमारे पास जो कर्व आएगा उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। चुप हो जाओ, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करो। अच्छा, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में पीपीएफ भी कहलाता है और पीपीसी भी कहलाता है। अब ये हमें बता क्या रहा है, अब इसको समझें। आप अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पर हैं, ए बी सी डी ई एफ, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ज्ञानचंद। एक इकोनॉमी के बाद जितने रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमी सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके या तो ए भी बना सकती है, बी भी बना सकती है, सी कॉम्बिनेशन भी बना सकती है, डी कॉम्बिनेशन भी बना सकती है, ई एफ कॉम्बिनेशन भी बना सकती है। अगर वो क्या करे, अपने सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करे, फुली यूज़ करे, कोई रिसोर्स अंडर यूटिलाइज ना हो। कैपिटल है, मशीन रखी हुई पर यूज़ नहीं हो रही, ये अंडर यूटिलाइजेशन है। लेबर है पर उसको जॉब नहीं मिल रही, ये अंडर यूटिलाइजेशन है। सारे लेबर्स काम कर रहे हो, सारी मशीन्स यूज़ हो रही हो, फुल यूटिलाइजेशन हो रही हो। तो अगर अब ये पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन बता रही हूँ। ग्राफ बना हुआ आएगा और वो आपको ग्राफ पे पीपीएफ के किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करके बोलेगा कि ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा, एक पॉइंट वो यहाँ लिखेगा, एक पॉइंट वो यहाँ देगा, एक पॉइंट वो यहाँ देगा। ऑन पीपीएफ, इनसाइड पीपीएफ, आउटसाइड पीपीएफ, ये ए बी सी पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं वो आपसे पूछेगा। अब वो पॉइंट जो पीपीएफ के ऊपर हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। तो पीपीएफ पर कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, वो आपको क्या बता रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी कह सकते हैं। और ये पॉइंट क्या है आपका, एफिशिएंट पॉइंट भी है। एफिशिएंसी का मतलब ही यही है ना, एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, पक्की बात है, ठीक है। क्या पाकिस्तान अपने सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करता है? क्या पाकिस्तान में आपको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखती, बेरोज़गारी नहीं दिखती? दिखती है। तो अगर पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है यानी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे, अगर फुल यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो क्या पाकिस्तान अपने पीपीएफ के ऊपर होगा? क्या पाकिस्तान पोटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा? हमने बोला नहीं, पाकिस्तान कहीं इनसाइड पीपीएफ होगा। इनसाइड पीपीएफ का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ कहीं प्रोड्यूस कर रही हूँ यानी 5 यूनिट ऑफ मशीन विथ 2 यूनिट ऑफ वीट, हालांकि मुझे शेड्यूल बता रहा है कि मैं मशीन के 5 यूनिट प्रोड्यूस करके वीट के 4 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं मशीन के 5 यूनिट और वीट के सिर्फ 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो यानी मैंने अपने रिसोर्सेज को फुली यूज़, अगर फुल यूज़ करती तो वीट के यहाँ पे कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे होते, 4। तो मैं इनएफिशिएंट यूज़ कर रही हूँ ना अपने रिसोर्सेज का, अंडर यूटिलाइज कर रही हूँ ना अपने रिसोर्सेज को। तो जो पॉइंट इनसाइड पीपीएफ है वो आपको क्या बता रहा होता है कि यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक ही बात है। आपको स्टार्टिंग में ही की पॉइंट्स में बता दिया गया था कि एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी का क्या मतलब है।
समझ में आया? अच्छा अब एक बात बताओ ज्ञान से, तो मैं तंग करूँगी अब मैं। अब इनको बताओ कि जिसको मैं ज़्यादा जिससे क्वेश्चंस पूछ रही होती हूँ उसके लिए अच्छा है भाई, उसका मैं भला चाह रही हूँ, वरना अगर मैं आप पे तवज्जो ही नहीं दूँ, मैं बोलूँ ये इसको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो यार, बाकियों को तो आ रहा है ना, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट जो आउटसाइड पीपीएफ है, मैं कह रही हूँ, चलो मैं प्रॉपर एक पॉइंट ले लेती हूँ तो मैं समझाने के लिए। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट बोल रहा है कि क्या मैं 12 यूनिट ऑफ मशीन के साथ 4 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकती हूँ? शेड्यूल देखो, अगर आप 12 मशीन प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप सिर्फ कितने वीट प्रोड्यूस कर सकते हो? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ही इतने हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं 12 मशीन के साथ 4 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? मिस इतने तो रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास। कैसे पता चला? पीपीएफ बता रहा है। तो जो पॉइंट पीपीएफ से बाहर है वो आपके लिए क्या है? अनअटेनेबल। अनअटेनेबल का क्या मतलब है? वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी इकोनॉमी के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। क्या कभी भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते? हो सकता है फ्यूचर में आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएं, आपके पास लेबर फोर्स बढ़ जाए, आपकी कैपिटल स्टॉक बढ़ जाए, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ जाए, उसी कैपिटल को यूज़ करके आप ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएं, तो फ्यूचर में पॉसिबल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हो सकता है ये पॉइंट अटेनेबल हो जाए। पर अभी जो रिसोर्सेज इकोनॉमी के में हैं उनको यूज़ करके मैं ये पॉइंट पे प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा मेरे लिए? अनअटेनेबल। अनअटेनेबल, अटेन करना समझ में आता है ना, हासिल करना, अटेन करना। अनअटेनेबल नहीं हासिल कर सकते, नहीं पहुंच सकते उस तक। ठीक है, अब तुम अगर प्लॉट करना आप शुरू करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है, तुमने घर जाके इस पूरे टॉपिक को करना है, ग्राफ खुद से बनाना है शेड्यूल को देखते हुए, खुद से, और फिर मुझे उसकी पिक्चर सेंड करनी है। ऐसे ही बनेगा जब आप सही बनाओगे तो आपने मेरा देखकर नहीं बनाना, आपने शेड्यूल करके पहले खुद ट्राई करना है, फिर देखना है मेरा ग्राफ कैसा बन के आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे बढ़ते हैं। पीपीएफ की अजम्पशंस बड़ी फ्रीक्वेंटली पेपर में आ रही होती हैं। क्या अजम्पशंस हैं पीपीएफ की? नंबर 1 अजम्पशन, बताने की क्या ज़रूरत है, यही तो बात कर रहे हैं हम, अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये अजम्पशन नहीं लेंगे तो हम फिर पीपीएफ के ऊपर कैसे पहुंच रहे हैं? तो सारे पॉइंट्स जो ऑन द पीपीएफ है वो किस अजम्पशन के तहत बनाए गए कि आप अपने सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें, एफिशिएंट यूज़ करें। ठीक है ना? तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पर हैं आप। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने रिसोर्सेज हैं आप सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने इनपुट रिसोर्सेज को अभी क्या रखा हुआ है? फिक्स। हमने बोला बस यही रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ओवर टाइम अगर ये इनपुट रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, लेबर फोर्स बढ़ जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है, तो पीपीएफ पे क्या इफेक्ट आएगा? शिफ्ट होगा पीपीएफ। ठीक है ना? लेकिन अभी हमने क्या अजम्पशन ली हुई है कि इनपुट रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। कौन सा मॉडल लिया हुआ है हमने? 2 गुड्स मॉडल, सिर्फ 2 गुड्स हमने अज्यूम करे हुए हैं। टेक्नोलॉजी को क्या रखा हुआ है? हन्नान क्यों रखा हुआ है कांस्टेंट? अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो फिर क्या हो सकता है? शिफ्टिंग। तो हमने अभी टेक्नोलॉजी को क्या रखा हुआ है कि भाई हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, ये रिसोर्सेज हैं, अब बताओ कितना प्रोडक्शन कर सकते हो? तो आपके पास वो पीपीएफ आ गया कि बाय यूजिंग गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ये कॉम्बिनेशंस है जो प्रोड्यूस कर सकती है। अब ओवर टाइम जब ये रिसोर्सेज बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो पीपीएफ आपका पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड। यानी अभी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, आपने बताया कि मिस ये पॉइंट नहीं यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, अनअटेनेबल है। पर अगर फ्यूचर में आपकी इकोनॉमी में इतने रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो हो सकता है ये पॉइंट अब आप अटेन कर सको, फिर क्या होगा? आपका पीपीएफ आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ इसको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, अभी यहीं पे बना दिया ना तो बड़ा ही गिचपिच हो जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका ये न्यू जो ब्लू डॉटेड लाइंस बनाई है ना, ये अब आपका क्या बन जाएगा? न्यू पीपीएफ।
ठीक है, इसी पे मत बनाइएगा बड़ा, वरना वो हो जाएगा। अब ये सब थी आसान बातें, अब आते हैं थोड़ी मुश्किल बात पे। पीपीएफ के अंदर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। नंबर 1, जो पीपीएफ है वो हम डाउनवर्ड स्लोप बना रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। अपवर्ड स्लोप कैसा बनता है? ये अपवर्ड स्लोप है। पीपीएफ की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। उरूज पीपीएफ को डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना रहे हैं? लाउड, बिकॉज वी आर फेसिंग ट्रेड ऑफ। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? कोई भी कर्व नेगेटिवली स्लोप कब बनता है? जब एक के बढ़ने की वजह से दूसरा क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? वीट बढ़ रही है तो मशीन की प्रोडक्शन क्या हो रही है? अगर दोनों की प्रोडक्शन एक साथ बढ़ रही होती तो क्या कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता? नहीं बनता। तो जो भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है उसके पीछे रीजन क्या होता है? ट्रेड ऑफ। नेगेटिव रिलेशन है उन दोनों के दरमियान, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो बिकॉज वी आर फेसिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स, इस वजह से पीपीएफ का स्लोप क्या है? डाउनवर्ड है। अब डाउनवर्ड के अंदर भी दो रास्ते हो सकते थे। डाउनवर्ड ही बनाना था तो डाउनवर्ड ऐसे भी हो सकता था। चलें ईमान, दोनों कर्व में क्या फ़र्क है? दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर फ़र्क क्या है? ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। लीनियर का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट लाइन बन रही है। कोई भी कर्व लीनियर कब बनता है? क्या कांस्टेंट हो? स्लोप कांस्टेंट हो, यानी जो चेंज आ रहा है उसमें वो क्या आ रहा हो? हर दफ़ा सेम रेट से आ रहा हो। अगर यहाँ मैं हर दफ़ा मशीन की प्रोडक्शन 1 यूनिट से कम करती रहती तो मेरे पास पीपीएफ कैसा बनकर आता है? लीनियर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया शेड्यूल के अंदर कि पहले मशीन की प्रोडक्शन 1 से कम हुई, फिर 2 से कम हुई, फिर 3 से कम हुई, यानी जो मशीन में की प्रोडक्शन में डिक्लाइन आ रहा है वो सेम रेट से नहीं आ रहा। इस वजह से इसका ग्राफ लीनियर नहीं बन रहा, नॉन लीनियर बन रहा है। अच्छा, अब ये जो शेप आई है ना, इस शेप को हम कहते हैं कॉनकेव शेप। ये शेप क्या है? कॉनकेव है। ये तो याद ही करना पड़ेगा। इस शेप का नाम क्या है? कॉनकेव। तो जो पीपीएफ है वो डाउनवर्ड स्लोप तो बन ही रहा है, साथ साथ क्या बन रहा है? कॉनकेव भी बन रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? कौन बताएगा? अभी बताया, उसी को ही बता दो। नॉन लीनियर में कॉनकेव क्यों बन रहा है? अब बिल्कुल सिंपल आंसर अगर कोई देगा तो वो क्या देगा? में स्लोप कांस्टेंट नहीं है। एक स्टेप आगे का आंसर क्या है कि कॉनकेव ही क्यों बन रहा है? शेप और भी हो सकते थे कोई। नॉन लीनियर के अंदर भी सिर्फ कॉनकेव शेप नहीं होता, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग में ये शेप भी होता है। ऐसा क्यों नहीं बना? कॉनकेव ही क्यों बना? क्योंकि आपको हर दफ़ा ज्ञानचंद जब आप मशीन के यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये जो सेक्रीफाइसिंग रेट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था ना हमने। ज्ञानचंद रिवाइज करके अब नहीं आओगे ना तो ठीक ठाक क्लास हो जाएगी। आइंदा आप किसी क्लास में विदाउट रिवाइजिंग टॉपिक आप बैठेंगे ही नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट था कि एक चीज़ को हासिल करने के लिए आपको कुछ फॉरगो करना पड़ता है। यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको मशीन की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है कि मशीन की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है आपको। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना,
जब वीट का 1 यूनिट ऐड करा तो मशीन के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े? 1 यूनिट। अगेन 1 यूनिट ऐड करा तो मशीन के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करे? 2 यूनिट। क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है? नहीं है, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? देखकर बताओ, देखकर बताओ, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मशीन की प्रोडक्शन कम हो रही है, लेकिन किस रेट से कम हो रही है? इंक्रीजिंग रेट से। पहले आपने 1 यूनिट से मशीन की प्रोडक्शन कम करी, देन 2 यूनिट से कम हुई, देन 3 यूनिट से कम हुई, तो रेट तो इंक्रीजिंग है ना। तो यहाँ पे जो मशीन की टर्म में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट होती तो कर्व ऐसा बनकर आता आपके पास, कर्व ऐसा बनकर आता आपके पास, कैसा? लीनियर। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, और साथ ही साथ ये हो क्या रही है हर दफ़ा? तो कॉनकेव टू ओरिजिन की रीज़न, एक सिंपल रीज़न क्या है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? स्लोप का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। जब आप हर दफ़ा x क्या है यहाँ पे, x एक्सिस पे क्या प्लॉट करा हुआ है? वीट। हर दफ़ा जब आप x के 1 यूनिट बढ़ा रहे हो, वीट का 1 यूनिट बढ़ा रहे हो, तो y एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? मशीन। मशीन के कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो है। और ये स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले आपने 1 यूनिट से सेक्रीफाइस करा, देन आपने 2 यूनिट से सेक्रीफाइस करा, तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? स्लोप ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ का स्लोप बता रहे हैं ना। हर दफ़ा वीट का 1 यूनिट बढ़ा रहे हो तो मशीन के कितने यूनिट कम करने पड़ रहे हैं? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और यही स्लोप भी है, ठीक है ना। चलो भाई हुज़ैफा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज ही क्यों हो रही है? ये डिक्रीज क्यों नहीं हो रही, या ये कांस्टेंट क्यों नहीं है? रीज़न बताओ। ये कौन सी रीजनिंग है? इसकी वजह से तो डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। एक की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से दूसरे की कम हो रही है, तो वो तो डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है ना। मैं क्या पूछ रही हूँ, कॉनकेव क्यों बन रहा है? स्लोप बढ़ क्यों रहा है? मशीन की प्रोडक्शन पहले 1 से कम हुई, देन 2 से कम हुई, देन 3 से कम हुई, ऐसा क्यों हो रहा है? जो रिसोर्स है वो हम वीट पे लगाए ना, स्पेशलाइजेशन यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें। यार हुज़ैफा तुमसे बेहतर तो उसने एक पॉइंट फिर भी बता दिया। हन्नान क्या थोड़ा सा ऐड करो। लेबर से स्पेशलाइज होते हैं कुछ कामों में, अगर दूसरे काम हर इनपुट फैक्टर्स को यूज़ करके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना इसको हुज़ैफा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुनिएगा, समझिएगा। देखिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों हो रही है? मैं हर दफ़ा मैं लॉजिक बताती हूँ ना, टोटल प्रोडक्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉजिक थी ना कोई पीछे, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है। हर इनपुट फैक्टर को यूज़ करके हर चीज़ नहीं बनाई जा सकती। जैसे कि वीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है, लेबर या कैपिटल? लेबर। वीट को बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? लेबर। मशीन को बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल। इससे ये सेंस डेवलप हो रहा था कि स्पेशलाइजेशन के रिस्पेक्ट से, इससे सिर्फ ये हो रहा है कि वहाँ से रिसोर्स निकाल के आप यहाँ लगा रहे हो तो उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी बढ़ रही है। इंक्रीजिंग रेट से क्यों कम हो रही है, ये नहीं सेंस डेवलप हो रहा। वो अभी मैं बात तो कंप्लीट करने दें मुझे। तो देखिए हुआ ये कि स्टार्टिंग में आपने सारे रिसोर्सेज वीट को बनाने में लगाए हुए थे। प्लीज़ इस टाइम पे लिखे नहीं, पहले समझ लें। क्या ये क्या लिख रही है मानूर इतने उससे? मानूर क्या लिख रही हो, समझो पहले। स्टार्टिंग में सारे रिसोर्सेज मैंने वीट पे लगाए हुए थे। अब वीट में वो रिसोर्स भी लगा हुआ था जो कि वीट को बनाने में हो सकता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, ठीक है। तो जब मैंने वीट से निकाल कर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मशीन पे लगाए हुए थे हमने, कॉम्बिनेशन ए जो था, मैंने मशीन से निकाल कर कुछ रिसोर्सेज जब वीट पे लगाए, तो इनमें मैंने पहले कौन सा रिसोर्स निकाला होगा जो वीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? लेबर। कैपिटल भी निकाला, लेबर भी निकाला, लेकिन लेबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था।
तो जब वो लेबर वहाँ से निकल के वीट पे लगा तो मशीन की प्रोडक्शन में डिक्लाइन तो आया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि वो मशीन को बनाने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही नहीं था, लेकिन वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई। आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि मशीन की प्रोडक्शन में जो डिक्लाइन है वो स्टार्टिंग में कम रेट से आ रहा है, फिर ये रेट बढ़ता चला जा रहा है। पहले से 1 से कम हुई, देन 2 से कम हुई, देन 3 से, देन 4 से, देन 5 यूनिट से। वीट का वही 1 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन मशीन के 5 यूनिट कम करने पड़ रहे हैं आपको। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने वो रिसोर्स निकाला जो वीट के लिए इम्पॉर्टेंट था, मशीन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो मशीन की प्रोडक्शन में कोई ख़ास कमी नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता जब आप सारे रिसोर्सेज वीट पे ही लगाए जा रहे हो, तो अब वो इनपुट भी लग रहा है जो मशीन को बनाने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जब वो मशीन से निकल के वीट पे लगा तो उसने वीट पे तो कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं लेकर आया, लेकिन मशीन में डिक्लाइन बहुत आ गया। इसको मैंने तुम लोगों को एक और एग्जांपल से भी समझाया था, फुटबॉल और क्रिकेट से। मैंने समझाया था कि जैसे रिसोर्सेज है ना, कुछ रिसोर्सेज कुछ चीज़ों को बनाने में ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा वीट को बनाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आपने बोला लेबर। और कुछ रिसोर्सेज किसी दूसरी चीज़ को बनाने में ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं। ऐसी इंसानों की एग्जांपल आप ले लें, हर इंसान भी स्किल वाइज डिफरेंट होते हैं ना। आप मुझे बोले मिस आप अकाउंटिंग पढ़ा दें, मैं अकाउंटिंग पढ़ाने शायद बैठ भी जाऊँ, लेकिन होगा क्या फिर? तबाही। स्किल्स नहीं है ना मेरी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा सकूंगी, मैं पढ़ाऊंगी ज़रूर, हूँ मैं टीचर पक्की वाली, तो मैं पढ़ा ज़रूर दूंगी, लेकिन मेरी स्किल्स नहीं है ना। और मैं जब इकोनॉमिक्स से निकलकर अकाउंटिंग में पढ़ाने, अब इकोनॉमिक्स मुझसे छुड़वा दी गई, अकाउंटिंग पढ़ाएंगी आप आज से। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने की जो एफिशिएंसी थी, अब कोई और अकाउंटिंग के टीचर को इकोनॉमिक्स पढ़ाने में बिठा दिया, इकोनॉमिक्स के टीचर को अकाउंटिंग पढ़ाने में बिठा दिया, क्या होगा? यहाँ इकोनॉमिक्स की एफिशिएंसी कोई ख़ास में बढ़ेगी नहीं, अकाउंटिंग की बड़ी कम हो जाएगी। ये मुझे बिठा दिया गया है, ठीक है ना। यही वाली चीज़ है कि मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कुछ प्लेयर्स खड़े हुए हैं। अब उन प्लेयर्स में से वो वो प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे थे। आपने बोला भाई हमें कुछ ना क्रिकेट टीम बनानी है, तो कुछ प्लेयर्स हमें क्रिकेट टीम के लिए चाहिए। आप सबसे पहले उस फुटबॉल टीम में से कौन सा प्लेयर निकालोगे जो फुटबॉल बहुत अच्छा जानता हो या फुटबॉल बहुत बुरा जानता हो? जिसको फुटबॉल बहुत ही बुरी आती हो लेकिन क्रिकेट उसकी अच्छी हो बहुत। अब सबसे पहले आपने वो प्लेयर निकाला, उससे हुआ क्या? फुटबॉल टीम की जो एफिशिएंसी थी वो इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, क्रिकेट टीम की एफिशिएंसी बढ़ गई आपकी, एक अच्छा प्लेयर आ गया आपके पास। आपने दूसरा प्लेयर निकाला, तीसरा प्लेयर निकाला, आहिस्ता आहिस्ता टीम तो मुकम्मल करनी है। तो अब आखिर में वो प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे कि शुरू में अच्छे बैट्समैन आते हैं, आखिर में कौन सा आ रहा है आपको पता, ये आ गया, अब तो यार डूबना ही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, फला आ गया, अब लास्ट में ये आ रहे हैं, अब इसने तो कुछ नहीं दिखाना, बस 1 रन भी बना दे बहुत है। तो ये वो वाली बात है। तो आखिर में आप वो प्लेयर निकाल रहे हो जो फुटबॉल बड़ा अच्छा जानता है, लेकिन इसको क्रिकेट बस खेल लेता हूँ, बैट पकड़ना आता है। तो होगा क्या? फुटबॉल टीम की एफिशिएंसी बहुत तेज़ी से गिर जाएगी। तो जैसे इंसान, हर काम नहीं उसकी स्किल्स होती हैं, हर किसी की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, ऐसी रिसोर्सेज के हवाले से भी बात है। हर रिसोर्स से आप सब चीज़ नहीं बना सकते। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर पूछूं, मैं यहाँ पे 2 ऐसी चीज़ें ले लेती जिनको बनाने में सेम फैक्टर्स यूज़ हो रहे होते। जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन में जनवरी बैच, लेडीज़ हैंड बैग और स्कूल बैग की मिसाल ली थी कि एक फैक्ट्री लेडीज़ हैंड बैग भी बना रही है, दोनों बैग्स ही हैं ना, और स्कूल बैग भी बना रही है। दोनों को बनाने में सेम फैक्टर्स लग रहे हैं, तो हाँ यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों को बनाने में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं है, सेम तरह के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पॉसिबल है कि जब लेडीज़ हैंड बैग की प्रोडक्शन 1 से बढ़े तो स्कूल बैग्स की प्रोडक्शन 1 से ही कम हो जाए। बात आ रही है समझ में? क्योंकि दोनों जो 2 चीज़ें हमने एग्जाम्पल में ली हैं, दोनों को बनाने में जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो एक ही तरह के रिक्वायर्ड हैं। तो 1 to 1 रिलेशन आ रहे हैं, 2 to जो भी, कि आपने 1 से बढ़ाई तो 1 से कम हो रही है, ठीक है ना, ये रिलेशन। तो उस केस में आपका पीपीएफ क्या बन जाएगा? लीनियर। हर दफ़ा 1 से डिक्लाइन आ रहा है। लेकिन यहाँ हम जनरली हम कहते हैं भाई जो कंट्रीज डिफरेंट टाइप की चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है, तो एक में कोई फला रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक में कोई दूसरा रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको क्या दिखता है?
कि जब आप वहाँ से रिसोर्सेज निकालते रहते हो, बस जब भी ये बात समझ में ना आए ना, ये फुटबॉल और क्रिकेट टीम वाली मिसाल याद रहेगी। पहले अच्छा प्लेयर आएगा, एफिशिएंसी में ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आएगा, आखिर में बुरे से बुरे प्लेयर आए जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी में जो डिक्लाइन आ रहा है वो क्या आता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आता जा रहा है। इसलिए यहाँ का स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। हमारी क्लास कब तक है? 3 बजे तक है, ठीक है, सही है। अब मैं आप लोगों को कुछ MCQs दिखा रही हूँ, आप लोगों ने उसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लास्ट के प्लेयर हैं सारे फुटबॉलर। कम से कम क्रिकेट तो नहीं आती, कुछ और आता होगा, फुटबॉल नहीं तो कुछ और सही। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? अगर कंट्री की प्रोडक्शन करने की एबिलिटी बढ़ जाए, सी पॉइंट अनअटेनेबल था, लेकिन अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं अटेनेबल हो जाएगा, इकोनॉमी अब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब रिसोर्सेज की या तो क्वांटिटी बढ़ जाए, इंक्रीज इन दी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्वालिटी कैसे बढ़ती है? लेबर फोर्स नहीं बढ़ी, लेकिन अब लेबर फोर्स जो है वो ज़्यादा हायर एजुकेशन उसने हासिल कर ली है, लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है, अब वो स्किल्ड हो गई है। तो वही बंदा है जो पहले काम कर रहा था, लेकिन अब अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद वो बेहतर काम कर रहा है। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, सेम कैपिटल है लेकिन अब उससे ज़्यादा यूनिट बनाए जा सकते हैं क्योंकि बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। थर्ड, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कोई नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो जाए, ऑयल डिस्कवर हो गया पाकिस्तान के किसी इलाके से, मज़े आ गए। ऑयल बनाना, ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना आपकी, ठीक है। गैस डिस्कवर हो गई, प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा ना, तो कोई नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो जाए। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपकी PPF को शिफ्ट करेंगे। क्यों? आप अब पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। आपसे मुराद आप नहीं है, इकोनॉमी है, ठीक है ना। आई थिंक PPF का मैंने अब कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। अब ज़रा इसकी ना MCQs पे आ जाते हैं। चैप्टर 1 मार्च बैच। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग 63 MCQs कहा था, 1 से लेकर 63 तक MCQ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इससे आगे का मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले 64 पे आए। ज्ञानचंद, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और मुझे इसका जवाब देना है, बाकी सब भी पढ़ें इसको। 64 खामोश रहो तुम दोनों। असर की का टाइम कब से स्टार्ट हो जाता है? छोड़ दो यार, 4:17। मुझे आज टाइम नहीं मिला अभी तक नमाज़ पढ़ने का। हाँ जी, आप सबको समझ में आ गया ये?
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्ञानचंद किसे कहते हैं? जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, एक चीज़ हासिल करने के नतीजे में जो दूसरी चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बताया है उसने कि एक इकोनॉमी या एक फर्म 500 यूनिट गुड एक्स के बना सकती है और 300 यूनिट गुड वाई के बना सकती है। जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशंस लिए थे ना, ऐसी एक कॉम्बिनेशन बताया कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 500 गुड एक्स और 300 गुड वाई बना सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो गुड एक्स के 600 यूनिट बनाए। ये मैंने ऐड करा है, एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाई है या कम करी है? पिछले कॉम्बिनेशन के मुकाबले में बढ़ाई है, तो ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हो सकती, ये तो मुझे कुछ मिल रहा है। अब इस प्रोडक्शन बढ़ाने के नतीजे में जिस चीज़ की प्रोडक्शन मुझे कम करनी पड़ रही है और जितनी कम करनी पड़ रही है वो मेरी क्या होगी? इसको बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये x के जब मैंने 100 यूनिट बढ़ाए तो y की प्रोडक्शन मुझे कितनी कम करनी पड़ रही है? सब्र कर लो, मैं ज्ञानचंद से पूछ रही हूँ। पहले और दूसरे कॉम्बिनेशन को कंपेयर करना है ज्ञानचंद से। पहले कॉम्बिनेशन में y के कितने यूनिट बना रहे थे? 250 पहला कॉम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन ये है, और अब कितने बना रहे हो? तो कितने कम करा आपने प्रोडक्शन y की? 50 से। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब आपने x के 100 यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ाई तो आपको y की प्रोडक्शन कितने से कम करनी पड़ी? 50 से। ये आपकी x की प्रोडक्शन बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक की प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ी, वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलें अब ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों का कल ऑफ है तो आप लोगों को एक दिन मिलेगा कि आप लोग पीपीएफ से रिलेटेड आपको जितने भी एमसीक्यूज देखें आपने वो सब सॉल्व करके आने हैं। पीपीएफ से रिलेटेड इस फाइल में आपको जितने भी एमसीक्यूज देखे हैं वो सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके आने हैं। आई थिंक इसकी एक सीक्वेंस है। मेनली आपको जो ये एमसीक्यूज देखेंगे ना, ये 95 से दिख रहे होंगे, बीच बीच में हो सकता है कोई और मिल जाए, लेकिन 95 से आखिर तक बिल्कुल सारे एमसीक्यूज पीपीएफ से रिलेटेड हैं, सारे के सारे। 95 से लेकर 114 तक सारे एमसीक्यूज किसके हैं? पीपीएफ के हैं। पीपीएफ का पूरा टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपने ये सारे एमसीक्यूज सॉल्व करके आना है और अगली क्लास में मुझसे डिस्कस करना है कि कौन से एमसीक्यूज हो गए, कौन से नहीं हुए, क्या समझ में नहीं आया। आइंदा तो नहीं होगा। चलो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू। आप आ जाएं, मुझे फिर देखना है।